इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि ट्रंप ने यानी अमेरिका ने क्यों हमला किया वेनेजुएला पे। इसमें मैं आपको बताऊँगा इसके क्या विस्फोटक असरात होने वाले हैं। बहुत बड़े असरात होने वाले, दुनिया बदलने वाली है। असल में दुनिया बदलना शुरू हो गई थी रशिया के यूक्रेन पे हमले के साथ ही आज से 4 साल पहले। उसके बाद से ग्लोबल ऑर्डर जो है वो तहस-नहस है। जो जैसा दिल चाहे वैसा कर रहा है। ताकतवर जो है यानी कि जैसे थुसिडिडीज़ एक ग्रीक फिलॉसफर और जनरल थे, उनकी मशहूर कहावत है द स्ट्रॉन्ग डू एज़ दे विल एंड द वीक सफर एज़ दे मस्ट। उसके तहत हर ताकतवर मुल्क अपने मनमर्ज़ी कर रहा है और जो कमज़ोर हैं वो उसमें पिस रहे हैं। तो अब इसमें मामला ये है कि अगर ट्रंप सक्सेसफुल हो गए और रेजिम चेंज हो गया और जो ऑपोज़िशन लीडर थीं वो आ गईं पावर में, तो फिर ये होगा कॉस्टलेस। अमेरिका का कोई ना सिपाही मारा गया, ना कोई घायल हुआ। जो ट्रंप ने अपने बेस को कहा था क्योंकि उनका वोटर बेस बहुत परेशान था अफ़गानिस्तान और इराक की जंगों से कि जहाँ पे उनका पैसा भी खर्च हो रहा था, जहाँ पे उनके लोग सिपाही, भाई-बंधु मारे जा रहे थे। तो ट्रंप ने वादा किया था कि अब कोई और लैंड वॉर नहीं होगी। तो अगर ये सही रहा और ये बदल दी गई सरकार, तो अगला निशाना साफ-साफ क्यूबा होगा और उसके बाद ईरान। उन्हीं वजूहात की वजह से जिस वजूहात की वजह से कुछ हद तक वेनेज़ुएला पे अटैक हुआ। यानी कि ये दोनों मुल्क भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं इस वक़्त। कुछ अपना मिसमैनेजमेंट है गवर्नमेंट्स का, कुछ सैंक्शंस और एम्बार्गो है अमेरिका का और पब्लिक जो है वो वहाँ पे भी त्रस्त है। यानी कि जिस तरह से अ, वेनेज़ुएला की सरकार भी डेमोक्रेटिक नहीं है, बल्कि 2024 का इलेक्शन तो ऑपोज़िशन जीत गई थी, ये रिग करके मदुरो पावर में रह गए। उसी तरह से ईरान में भी कोई डेमोक्रेटिक इलेक्शंस अलाउड नहीं है, बहुत ही लिमिटेड इलेक्शंस होते हैं और प्रोटेस्टर्स जब आते हैं तो उनको गोलियों से भून दिया जाता है। तो ये एक थियोक्रेटिक यानी मुल्लों की रेजिम है। इसी तरह से क्यूबा में भी कोई डेमोक्रेसी नहीं है, फिडेल कैस्ट्रो के टाइम से ही, पिछले 65 साल से। तो वहाँ पे भी कमज़ोर है सरकार, बल्कि क्यूबा तो वेनेज़ुएला पे ही निर्भर था, तेल के लिए भी और आर्थिक, माली सपोर्ट के लिए भी। तो क्यूबा भी ऐसा है कि आसानी से सरकार पलटी जा सकती है और अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, वो खुद क्यूबन ओरिजिन के हैं, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं रेजिम चेंज इन मुल्कों में, वेनेज़ुएला में, क्यूबा में। ट्रंप खुद भी चाहते हैं अपने बेस को खुश रखना और बहुत सारे क्यूबन अमेरिकन अमेरिका में हैं, जो भी ये चाहते हैं और वो ज़्यादातर रिपब्लिकन वोटर्स ही हैं। तो वो भी ये चाहते हैं। तो क्यूबा अगले निशाने पे होगा अगर यहाँ पे सक्सेसफुल हो गए। मैं कहता हूँ अगर फौरी तौर पे भी सक्सेसफुल नहीं हुए, कामयाब नहीं हुए ट्रंप वेनेज़ुएला में, तो ये जो बाकी बची सरकार है, मदुरो के जो डिफेंस मिनिस्टर और वाइस प्रेज़िडेंट हैं, वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाएँगे। क्योंकि जो सबसे बड़ा लीडर है वो तो चला गया। दूसरी बात ये है आप तेल बेच नहीं पा रहे क्योंकि आपके टैंकर्स भी उन्होंने ज़ब्त कर लिए हैं और अभी तो बॉम्बिंग भी हो गई है पोर्ट में ऑयल डिपोज़ पे और टैंकर्स के ऊपर। तो अगर एक आमदनी का ज़रिया बचा था वो भी खत्म हो गया, तो ज़्यादा दिन सरकार चल नहीं पाएगी, तो गिरना तो है ही। अगर ये गिरे तो अभी, चाहे तो कुछ हफ्ते बाद, चाहे कुछ महीने बाद पर गिरेगी ज़रूर और फिर अगला टारगेट क्यूबा होगा। और बहुत बड़ी जीत होगी क्योंकि 65 साल से एक नासूर की तरह अमेरिका को चुभ रहा था ये और इसी तरह से उसके बाद असली प्राइज़ आएगा। ट्रम्प के लिए असली प्राइज़ है ईरान, क्योंकि उनको मैंने जैसे बताया था पहले, वो 70s और 80s के आदमी हैं और अमेरिका की सबसे बड़ी बेइज़्ज़ती 2 ही थी 70s में, एक वियतनाम में, दूसरी ईरान में जब अमेरिकन एम्बेसी के कारकुन को हॉस्टेज रख लिया था। तो वो उनको याद है ह्यूमिलिएशन, वो उनको याद है बेइज़्ज़ती और ट्रंप उसका बदला लेंगे। दूसरी बात ये है कि यहूदी इज़राइली लॉबी जो है, ज़ायनिस्ट लॉबी, जो फंड करती है रिपब्लिकन पार्टी को भी और कुछ हद तक डेमोक्रेट पार्टी को भी, वो भी यही चाहती है, एपेक जिसका नाम है, फंडिंग एजेंसीज़ का।
उसी तरह से नेतन्याहू जो इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी यही चाहते हैं रेजिम चेंज, क्योंकि उनको भी अगला इलेक्शन जीतना है, जो इस साल है 2026 में। कुछ हद तक उन्होंने जो उनकी नाकामी थी हमास के हमले के बाद, वो कवर अप कर ली है। लेबनान, सदर्न लेबनान में हिज़्बुल्लाह को तबाह करके, और उससे पहले गाज़ा को तबाह करके, जेनोसाइड करके, और सीरिया में अटैक करके, और ईरान पे एक बार हमला करके, उन्होंने वो भी तबाह करके कुछ हद तक अपनी वापस साख बना ली। पर अगर ईरान में रेजिम चेंज हो जाता है, फिर तो नेतन्याहू के ब्यारे न्यारे हो जाएँगे। इसी तरह से ट्रंप के भी ब्यारे न्यारे हो जाएँगे, अगर रेजिम चेंज हुई ईरान में, और उसमें अगर अमेरिका का कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ, तो ट्रंप अपने आने वाले जो मिड टर्म इलेक्शन है 2026 के, उसमें दिखा सकते हैं कि ये मेरी कामयाबी है, जो 45 साल में नहीं हो पाया, 47 साल में नहीं हो पाया, वो मैंने कर दिखाया। जो क्यूबा में 65 साल में नहीं हो पाया, वो मैंने कर दिखाया। तो पर ईरान में ज़रा मुश्किल है, क्योंकि हालाँकि रेजिम काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, और हर 2-3 साल में प्रोटेस्टर्स आते रहते हैं, जिनको ईरानियन सरकार भून देती है गोलियों से, और बहुत अनपॉपुलर भी है। पर फिर भी रेजिम का कुछ बेस है, यानी कुछ हद तक कुछ तबका पॉपुलेशन का सपोर्ट करता है रेजिम को, और रेजिम के पास काफ़ी हथियार भी हैं, और यू नो ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स भी हैं, बसीज भी है, एक मिलिशिया जो है यूथ की। तो ईरान को हिलाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, बमुकाबले और ईरान के पास मिसाइल्स भी हैं, जो वो दाग सकती है इज़राइल पे और अमेरिकन बेसों पे, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर सकती है, यानी कि तेल का मेन चैनल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो आपको इस मैप पे दिख रहा है, ईरान के जुनूबी दक्षिण वाले हिस्से में। तो वहाँ पे जो ये अरेबियन गल्फ या पर्शियन गल्फ, जो भी आप इसको कहें, जो उसकी जो घाटी है, उसका एक चोक पॉइंट है, जो 3 बड़े चोक पॉइंट हैं एशिया में, यानी कि गल्फ ऑफ एडन के पास, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, और तीसरा मलाक्का, जो सिंगापुर, मलेशिया के पास है। तो अ अ, तो ये अ अ, इसकी भी कोशिश की जाएगी, अगर वेनेजुएला और क्यूबा सक्सेसफुल हो गए रेजिम चेंज में। और ये आपको दिख भी रहा है, क्योंकि अभी परसों ही ट्रंप का ट्वीट आया है, जिसमें ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरानी सरकार भूनेगी, गोलियाँ मारेगी प्रोटेस्टर्स को, तो हम भी अ, रेडी हैं फायर करने के लिए। अब ये तो कुछ थोड़ी बंदर भभकी भी लग रही है, क्योंकि अमेरिकन पब्लिक तैयार नहीं है जंग के लिए, पर कुछ प्रेशर तो पड़ रहा है ईरान की रेजिम के ऊपर। और एक और इम्प्लीकेशन है इस अटैक का, क्योंकि जैसे मैंने कहा ग्लोबल ऑर्डर बदल चुका है। तो ग्लोबल ऑर्डर के बदलने का मतलब ये है कि एशिया में भी बदला है ऑर्डर, और लोग कह रहे हैं कि शायद चीन जो है वो ताइवान के ऊपर अटैक कर देगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ताइवान और जापान और अमेरिका और कोरिया वल्नरेबल हैं, यानी कि हमला हो सकता है उनके ऊपर, तो चीन के ऊपर उससे भी बड़ा हमला हो सकता है। चीन का जो सारा इंडस्ट्रियल बेस है, इंडस्ट्रियल एरिया है, और पॉपुलेशन का भी ज़्यादातर एरिया कोस्ट लाइन के पास ही है, समुद्र के पास, तट के पास, यानी ग्वांगझा और शेनज़ेंग, और ऊपर जाएँ तो शांघाई और फिर बीजिंग, ये सब समुद्र के या तो करीब हैं बहुत इनका इंडस्ट्रियल एरिया, या अ मकाओ, हांगकांग, तो ये सब एरिया भी तबाह हो सकता है। और चाइना का भी ये नहीं चाहेगा कि वो 100 साल पीछे चला जाए तबाही में, और जो उनको ताइवान मिलेगा उसके बाद वो भी एक जलता हुआ, सुलगता हुआ ढेर होगा राख का, जो उसकी वैल्यू है वो सब जा चुकी होगी। तो मेरे ख़्याल से ऐसा नहीं होगा। हाँ, एक पॉसिबिलिटी है कि चीन जो है वो अरुणाचल पे नज़र डाल सकता है, क्योंकि अरुणाचल भारत की मेनलैंड से थोड़ा दूर है, और वहाँ पे चीन के ना तो कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, ना कोई पॉपुलेशन का एरिया है, तो उसको कब्ज़ा कर सकता है। पर उसको एक चीज़ रोके हुए है, यानी हर साल हमारा साथ जो ट्रेड सरप्लस है चीन का, वो 80 से 100 बिलियन डॉलर के करीब है। तो इतना पैसा वो कमाते हैं हमसे व्यापार करके, नेट, तो वो उसको रिस्क ना करना चाहेंगे। वो ये ना चाहेंगे कि उससे वो सब मामला गड़बड़ हो जाए, तो इसलिए वो अ, नहीं करेंगे। पर एक और पॉसिबिलिटी है,
जो ये है कि कहीं हिंदुस्तान ही इस नए ऑर्डर में और हमारी सरकार उस तरह से ना बिहेव करने लगे जैसे अमेरिका या रूस कर रहे हैं। यानी कि हमारे भी बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, नेपाल के साथ, अ, बांग्लादेश के साथ भी अब आजकल कुछ डिस्प्यूट्स हो रहे हैं और पाकिस्तान के साथ। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि हम वो स कदम उठा लें या हमारी सरकार जो इन मुल्कों ने उठाए हैं। क्योंकि ये एक गलती होगी। अमेरिका जब भी ये कदम उठाता है तो कभी अपने बॉर्डर पे नहीं उठाता क्योंकि उसको पता है कि उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका रिपरकशन, उसके असरात उसके लोगों पे, उसके इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन और बॉर्डर एरियाज़ पे हो सकते हैं। तो अमेरिका कभी ऐसा नहीं करता, हमेशा थोड़ा दूर जाके करता है। रशिया ने ये गलती की यूक्रेन में और उसकी सज़ा उसको मिल रही है कि अपने बॉर्डर पे ही उसने हमला किया। तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। अपने बॉर्डर एरियाज़ पे अमन रखना चाहिए और जहाँ तक हो सके पीस रखना चाहिए, अपने फ़ायदे के लिए भी। हमारा भी पूरा अटेंशन इस पे होना चाहिए कि कैसे फ़ास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ हो, कैसे हमारी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा हो, कैसे हम ताकतवर बनें और क्योंकि जब आप ताकतवर और अमीर बन जाएँगे, तो लोग खुद ब खुद आपकी बातें सुनने लगते हैं, आपके साथ मुआहिदा कर लेते हैं, आपके साथ ट्रीटी कर लेते हैं, आपके स एग्रीमेंट कर लेते हैं, आपकी शर्तों पे राज़ी हो जाते हैं। क्योंकि आप ताकतवर हो, आप उनको नुकसान पहुँचा सकते हो और आपके पास पैसा है, यानी आप उनको फ़ायदा पहुँचा सकते हो। तो हमें उस पे फ़ोकस करना चाहिए, ना कि इज़राइल या रूस की तरह अपने बॉर्डरों पे जंग लड़ते रहें। शुक्रिया।